हेलो बच्चों आज हम लोग बात करेंगे बैटरी की, यानी कि उसका ईएमएफ क्या होता है। सेल की बात कर लीजिए। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नाम जरूर है लेकिन ये फोर्स नहीं होता, अभी बताऊंगा आपको और आपको मालूम भी होना चाहिए। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी क्या है। तो ये सेल के बारे में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स को आप बोलते हो बैटरी, और सेल होता है एक सेल। तो इसकी जानकारी हम लेंगे जिससे अगले टॉपिक को जब हम आगे बढ़े कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स पर, तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आ सके। बात को शुरू करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन वीडियो लेक्चर्स को आप सीरियल वाइज देखिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएंगे और फिजिक्स बहुत आसान लगेगी, क्योंकि मैं हर टॉपिक को बहुत आसान भाषा में आपके लिए लेके आऊँगा जिससे आपको समझ में आके ही रहेगा। चलिए बात को स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर ही ये टॉपिक आता है, जैसा आपको मालूम है बेटा। सेल्स, ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इसकी बात करेंगे। सेल होता क्या है, हमारे लिए काम क्या करता है। आपको मालूम होगा कि सेल हमें देता है स्टेडी करंट। स्टेडी करंट का मतलब कि किसी सर्किट में सपोज 2 एम्पियर की करंट जा रही है, तो आप टाइम बढ़ने के साथ साथ 2 एम्पीयर की करंट को मेंटेन कर सकें। ऐसा ना हो कि वो घटने लगे करंट, या ऐसा ना हो कि कोई और डिवाइस हो जो बढ़ाने लगे। तो स्टेडी करंट का मतलब है कि किसी सर्किट में 2 एम्पीयर की करंट जा रही है तो 2 एम्पीयर की करंट जाती रहे। ये होती है इसकी कहानी सेल की। अब सेल में जो बातें हमें समझनी चाहिए या जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेल के लिए होती है ईएमएफ, और इसे आप बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या है ये? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसका नाम है, लेकिन ये फोर्स नहीं होता। हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से इसका नाम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स रखा गया है। अगर ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं है तो है क्या? तो ये एनर्जी फैमिली को बिलोंग करता है। अभी आप देखेंगे इसको समझाने के या इसको डिफाइन करने के 2 तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। दोनों को बिल्कुल फाइन एनालिसिस करते हुए मैं आपको समझाऊंगा। पहला तरीका है एनर्जी फॉर्म का, दूसरा पोटेंशियल डिफरेंस फॉर्म का। दोनों बात हैं एक, लेकिन इसको कहने का तरीका अलग है, लेकिन जरूरी है, समझ में आना चाहिए। खैर, बात को स्टार्ट करता हूं। चीजें सरल करने के लिए हम लोग समझ लेते हैं कि एक हमारे पास, मेरे ख्याल से शायद डायग्राम था, उसी डायग्राम को मुझे यूज बताने के लिए इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जैसे इसकी बात कर लूं, ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसके अंदर ये इसके एक पॉजिटिव वाला प्लस वाला टर्मिनल है, और यहां पर मैं कुछ चर्चा करूं आपसे। ये प्लस वाला टर्मिनल है, निगेटिव वाला है, और ये इलेक्ट्रोलाइट भरा है, जैसा आप देख पा रहे हैं। अभी हम जो डिफाइन करने जा रहे हैं वो डेफिनेशन कैसी देने जा रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी। तो समझेंगे कि क्या क्या कहानी हो रही है। सोचिए कि ये जो यहां पर एक्सटर्नल आर है, ये अभी प्रेजेंट नहीं है, केवल हमारे पास अंदर की कहानी है। और अंदर की कहानी को दिखाने के लिए मैं इसको कुछ ऐसे दिखा देता हूं। ये 2 टर्मिनल हो गए, सपोज करिए ये बैटरी का अंदर का पार्ट, ऐसे समझ लें आप। ये बैटरी के अंदर का पार्ट। अब इसको मैं ए लिख देता हूं, इसको मैं बी लिख देता हूं। इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से एक इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स स्टार्ट होता है, जो पॉजिटिव आयंस को थ्रो करता है या इकट्ठा करना शुरू कर देता है ए की तरफ। तो वो जो फोर्स है, तो फोर्स एक्ट करता है किस पे? Fn लिख दिया है, जो हमें इसको प्लस बनाने लगेगा और इसको माइनस। ये जो Fn है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं है। किस वजह से पैदा हुआ है? ये इसकी वजह है इलेक्ट्रोकेमिकल इफेक्ट। बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है, इसकी वजह से पैदा होने वाला इफेक्ट है। तो Fn इज नॉट ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इट इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल फोर्स लिख दीजिए। या केमिकल इफेक्ट जो होता है उसकी वजह से डेवलप होने वाला फोर्स है। और ये फोर्स जब डेवलप हुआ है तो ये कर क्या रहा है? पॉजिटिव आयंस को ढकेल के इकट्ठा कर रहा है एक सिरे पर, जो हमारा पॉजिटिव बन जाएगा, और दूसरा निगेटिव वाले को
पॉजिटिव यहां से निकलता जाएगा तो ये निगेटिव को यहां इकट्ठा कर देगा, तो पॉजिटिव इस जगह और निगेटिव इस जगह इकट्ठा हो जाएंगे। जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये पॉजिटिव इकट्ठा होने की वजह से अब ये पॉजिटिव इकट्ठा हो चुका, नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा ए और बी के बीच में। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, उसका डायरेक्शन ऐसे समझिए प्लस और माइनस की तरफ। तो एक फोर्स अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगा जिसे Fe बोलेंगे, और Fe आप जानते ही हैं प्लस से माइनस की तरफ होता है। तो अब प्लस वाला कोई मान लीजिए एक आयन है जो ये चाहता है कि मैं इधर चलूं इस फोर्स की वजह से, अब थोड़ी देर बाद ये Fe उसको फोर्स लगा देगा इधर। आप बड़ा करके दिखाऊं, ये प्लस है, ये इधर जा रहा है तो लग रहा है Fn, और इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है Fe। थोड़ी देर बाद स्टेबलाइज होने के बाद इक्विलिब्रियम सिचुएशन में, स्टेडी सिचुएशंस में ये दोनों बातें बराबर हो जाती हैं। ये सारी घटनाएं कब की हैं? व्हेन देयर इज नो करंट, व्हेन I इज 0 की बात कर रहे हैं, उस समय दोनों चीजें बराबर हो जाएंगी। यानी मैं इसको थोड़ा ऊपर लेके जाऊंगा और हम क्या देख पा रहे हैं कि इस समय स्टेडी स्टेट में लिख दीजिए Fn बराबर Fe हो जाएगा। स्टेडी स्टेट की बात कर रहे हैं जब इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है हमारा, तब की बात कर रहे हैं। वेक्टोरली मैंने वेक्टर का साइन नहीं लगाया क्योंकि डायरेक्शन इन दोनों के अलग अलग होते हैं। अब हम ये कहते हैं कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अगर हम इस B से A तक लाने में Fn ने जो वर्क डन किया, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, उसने जो वर्क डन किया वो वर्क डन कितना है, तो ये समझ लीजिए कि इनके बीच का, दोनों टर्मिनल के बीच का कलर बदल लेता हूं। जो डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस d है यहां से यहां तक का d, तो कितना वर्क डन हुआ बेटा, इसको मैं लिख देना चाहूंगा, बड़े आराम से आप लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Fn इंटू डी। समझ पाए होंगे ये वर्क डन क्या है, ये Fn क्या है, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये है क्या, ये है वर्क डन जो आपने चार्ज को B टू A तक लाने में खर्चा किए हैं, जहां पर D है इज द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन AB के बीच का हिसाब किताब। अब ये मान लीजिए ये अगर ये चार्ज Q के लिए है, वर्क डन फॉर चार्ज Q सपोज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आप EMF किसे बोलेंगे, द वर्क डन पर यूनिट चार्ज। इसको बोल देना चाहिए हमको बहुत तेजी से, क्या, इसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसको लिख दोगे W अपॉन Q, यानी Fn D अपॉन Q। ये देखिए किसके हिसाब से हम लोग इसको डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को डिफाइन किया। ये क्या है, दिस इज एन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स वर्क डन के फॉर्म में कैसे लिख पाए हैं, मुझे अगर सेंटेंस के फॉर्म में लिखना हो जो आप कहीं लिखें या याद रख सकें उसकी बात करूं, तो आप लिख सकते हैं यहां पर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स, यानी यहां पर क्या है, सेल का चर्चा कर रहे हैं। सेल का इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स may be defined as, इसको नोट कर लीजिए, defined as the work done, as the work done by the source in taking a unit positive charge from lower to higher potential। ये देखिए इस तरह से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं EMF ऑफ दिस सेल को। क्या इसमें कंसिडरेशन में बात ली गई है, वर्क डन। तो ये सिंपल सी बात है, द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स
cell may be defined as the work done by the source in taking a unit positive charge from lower to higher potential. अब क्या है कि अगर दो टर्मिनल मतलब करंट अगर जीरो है, इफ जो हम लोगों ने करंट जीरो रखी थी, इफ I इज जीरो मतलब टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड, टर्मिनल्स आर नॉट कनेक्टेड, जो सेल के जो टर्मिनल्स हैं उनको आपस में कनेक्ट नहीं किया है आपने, तो उस दशा में क्या होगा, इक्विलिब्रियम की स्टेज स्टैब्लिश हो गई थी और वो क्या था, Fe बराबर Fd हो चुका था थोड़ी देर बाद। जो हम लोगों ने समझा था ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था और Fd की जगह मुझे ये Fn लिखना चाहिए, इसको मैं Fn लिखूंगा। जो नॉन इलेक्ट्रिक फोर्स था, नॉन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स था, ये दोनों की वैल्यू बराबर हो गई थी और इसी को आप यहां पर लिख सकते हैं Fe इज इक्वल टू Fn और ये होता है Q इंटू E के बराबर। अब सिंपली देखिए Fn इंटू डी क्या हुआ, तो Fn इंटू डी का मतलब हो गया Fe इंटू डी और Fe इंटू डी का मतलब क्या हो गया, Q इंटू ई डी। ये Fe की जगह QE पुट कर दिया। अब आप जानते हैं पोटेंशियल के लिए E इंटू डी होता है V पोटेंशियल, तो इसको लिख सकते हो QE। अब आपने जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की चर्चा की थी उसके अनुसार E जो लिखा था वो लिखा था ऊपर, शायद मैंने निकाल दिया है लेकिन फिर भी Fnd अपॉन Q। Fnd की वैल्यू यहां से देखिए ये आ गई QV अपॉन Q। Q गया कट, तो ये देखिए V हो गया। तो अब यहां से एक नया सिरा पकड़ में आ रहा है जिसको और डिटेल में बताऊंगा कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स EMF है, EMF of the cell is equal to the potential difference of the cell when there is no current. When I is equal to 0, जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही होगी तो उस समय हम एक दूसरी डेफिनेशन, इसकी चर्चा और करेंगे भी, एक दूसरी डेफिनेशन को पिक्चर में लेके आते हैं जिसे हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारा क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी कोई सेल जो होगा उसमें जब करंट फ्लो नहीं होता उस समय उनकी टर्मिनल के बीच का जो प्लस और माइनस होते हैं उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे ही कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। उसको नापने के तरीके हैं, तो हम नाप सकते हैं जब करंट ना जा रही हो और वही इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। तो दूसरी डेफिनेशन इसकी उसी हिसाब से क्या लिखी जा सकती है बेटा, तो आप कह सकते हैं कि EMF ऑफ ए सोर्स, EMF ऑफ ए सोर्स is equal to the maximum potential difference between its terminals when there is no current in the cell। तो ये एक और डेफिनेशन हो गई। देखिए पहली वाली डेफिनेशन जो थी वो वर्क वाले में, देखिए बात तो एक ही है, पोटेंशियल डिफरेंस भी तो एनर्जी का ही पार्ट है, वर्क ही तो होता है, लेकिन समझना जरूरी है आपको। तो एक तरीका बोला कि जब यूनिट पॉजिटिव चार्ज लोअर से हायर पोटेंशियल, बैटरी का लोअर पोटेंशियल टर्मिनल से हायर पोटेंशियल टर्मिनल तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज लाने में जो वर्क डन हुआ उसको भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे। या अगर बैटरी के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है उस समय टर्मिनल के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस वही होगा, उसे हम EMF बोल देंगे। तो ये बात हमारी समझ में आनी चाहिए जो आप समझ गए होंगे। अब थोड़ी सी बात और इसी में आगे बढ़ा लेते हैं क्योंकि NCERT में उसकी चर्चा की गई है तो आपको समझ में आना चाहिए। मैं दूसरी फोटो का आगे जिक्र करता हूं। तो बेटा देखते हैं यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया हुआ है एक, और समझने के लिए जब इसके जो ये टर्मिनल्स होते हैं तो इसमें और ये जो बनाया है वो इसलिए बनाया है कि हम लोग इलेक्ट्रोलाइट को और इसको आसानी से समझा सकें, इस इलेक्ट्रोड्स को या टर्मिनल्स को। इन टर्मिनल्स और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्जेस का आदान प्रदान होता है।
होने की वजह से एक चार्जेस जब एक्सचेंज होंगे उस समय इस P पर पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा और इस निगेटिव पर निगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा, या पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज आ जाएंगे। और ये जो A दिखाया है वो A है पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जस्ट जो इस इलेक्ट्रोड के बाजू में है, आपको फर्क आ सके इसलिए ए लिखा है। तो ए पॉइंट वो ले लिया है, बी पॉइंट इसी के जस्ट बाजू में, एन के बाजू में ले लिया है। अब अगर इसके अंदर कोई करंट फ्लो नहीं हो रही है तो हम ईएमएफ किसे बोलते हैं? हम ईएमएफ बोलते आ रहे थे कि भाई ईएमएफ ऑफ द सेल बोला जाएगा जब सेल के अंदर कोई करंट न जारी हो, उस समय इन टर्मिनल के बीच पाया जाने वाला मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोग मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कोशिश करते हैं व्हेन देयर इज नो करंट, उसी को ईएमएफ बोल देंगे। तो पहला पॉइंट लिख लेते हैं, व्हेन देयर इज नो करंट इन दिस सेल, मैं आपको याद रखे आप आसानी से I इज इक्वल टू 0 कर देता हूं। तो जब I इज इक्वल टू 0 है तो ईएमएफ हम किसे बोलने जा रहे हैं? मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स when I is equal to 0। ये बात हमें पता है। अब मैक्सिमम टर्मिनल डिफरेंस P और N के बीच में क्या होगा? तो सपोज कर लेते हैं P और A के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V प्लस है। मतलब अगर मैं बोलूं तो VP लिखते हुए माइनस VA का जिक्र करूं, ध्यान दीजिएगा आप, तो उसे मैं क्या लिख देना चाहता हूं? V प्लस। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस पॉजिटिव है क्योंकि ये ज्यादा पोटेंशियल पे, ए उससे कम पोटेंशियल पर है। और जब करंट फ्लो नहीं हो रही होगी तो ए बी जो होता है उसका सेम पोटेंशियल, इलेक्ट्रोलाइट सेम पोटेंशियल पर होगा, वो अभी मैं जिक्र कर दूंगा। बी और एन की बात की जाए तो जब मैं लिखूंगा वी एन माइनस वी बी तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस वी माइनस। यहां पे v माइनस पॉजिटिव है, टोटल वैल्यू लेस देन 0 है और ये ग्रेटर देन 0 है। v माइनस अपने आप में ग्रेटर देन 0 वैल्यू है, मतलब कोई पॉजिटिव गिनती है। तो यहां पर देखिए vn जो है वो कम पोटेंशियल पे है और b इससे ज्यादा पर है। तो कम से ज्यादा, भाई ये n पर पोटेंशियल b से कम है तो कम वाले से ज्यादा घटाओगे तो निगेटिव आ ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स हमें लिखना हो तो हम क्या क्या कैसे समझेंगे? हम लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PA, आगे भी कलर थोड़ा बदल लेते हैं, इसे पकड़ में। भाई PA में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो ले लो पहले, फिर हम लिखेंगे प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB, फिर इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जोड़ दो। भाई जाना तो n तक है, फिर पोटेंशियल डिफरेंस लिखो, किसी और कलर से लिख लेते हैं, प्लस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन किसके बीच? B एंड N। भाई अगर हमको P से N के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो जो जो पोटेंशियल इनके रास्ते में सबको जोड़ डालो, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। तो PA का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस AB का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस BN का पोटेंशियल डिफरेंस ऐड कर दीजिए, वही पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा P और N के बीच में, टर्मिनल के बीच में। उसी को हम EMF बोल देंगे व्हेन देयर इज नो करंट। अब यहां पर हमने क्या देखा कि जब करंट फ्लो नहीं होती, व्हेन I इज 0, उस समय हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB शून्य हो जाएगा, VAB विल बी 0। अगर मैं यहां पे कहीं लिखना चाहूं when I is equal to 0 then VA minus VB is equal to 0। पूरा इलेक्ट्रोलाइट एक ही पोटेंशियल पर रहता है अगर करंट नहीं फ्लो कर रहे, यानी समझ गया हो गया। अब तो इलेक्ट्रोलाइट पूरा जो भरा हुआ है वो एक ही पोटेंशियल डिफरेंस पे लगेगा अगर करंट नहीं फ्लो कर रही। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन PA क्या रहा? आप यहां से वैल्यू लिख लीजिए, दैट इज V प्लस, फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन AB। अब AB की बात कर रहे हैं और ये AB तो हो गया 0,
इसको खत्म करो पहले तो। फिर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एन, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो एन बी के बीच का है, ध्यान देना। तो जब बी एन लिखोगे तो इसका उल्टा लिखना पड़ जाएगा, या माइनस साइन लगा के लिखो। बात पकड़ में आ रही है ना? इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूं जिससे आप समझ पाओ। जब मैं वी बी एन लिखूंगा तो इसका मतलब होता है वी बी माइनस वी एन, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बी एन। अब यहां वी एन माइनस वी बी माइनस 1 है, तो मैं अगर इसको माइनस कॉमन ले लूं तो वी एन माइनस वी बी लिख सकता हूं, और माइनस और वी एन माइनस वी बी माइनस था, तो ये वैल्यू हो गई प्लस वी माइनस। समझ पाए होंगे? यहां पर लिख दीजिए प्लस वी माइनस, और आपने क्या देखा? v प्लस प्लस वी माइनस, इसकी वैल्यू क्या हो गई? e के बराबर। ये पहली स्थिति आपकी बनी कि e इज इक्वल टू वी प्लस एंड प्लस वी माइनस। ये आपका EMF हो गया व्हेन देयर इज नो करंट। ये बार बार कही जा रही है बात, व्हेन I इज इक्वल टू 0। अब सपोज करिए इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो होने लगी। यहां पर देखिए, अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं और यहां पे एक एक्सटर्नल R लगाया है और करंट I जाने लगी। जब I जाने लगेगी तो क्या होगा? यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप और हो जाएगा, IR, है कि नहीं यहां पर। और इलेक्ट्रोलाइट में भी करंट जाएगी तो किधर जाएगी? B2A जाने लगेगी। ऊपर जाती है इस तरीके से और अंदर जाती है इलेक्ट्रोलाइट में B2A। तो B2A जाने का सिंपल मतलब क्या हो गया? अब जब पोटेंशियल डिफरेंस का जिक्र करोगे तो V क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन व्हेन I इज नॉट इक्वल टू 0, नहीं, देयर इज करंट, देयर इज करंट I। उस सिचुएशन में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पी एन क्या रहने वाला है? यानी जो इलेक्ट्रोड्स थे उनके बीच में क्या रहने वाला है? तो आपकी वैल्यू हो जाएगी वी प्लस प्लस वी माइनस। ये जो ऐसे ही चर्चा चला सकते हैं आप। अब यही फॉर्मूला टाइप लिखिए, तो ये v प्लस हो गया, ये v माइनस हो गया। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी अब 0 नहीं है। क्यों अब 0 नहीं है? क्योंकि इसमें करंट फ्लो हो रही है और करंट का डायरेक्शन B to A है। अब हो जाएगा माइनस IR। करंट की डायरेक्शन जो दिख रहा है आपको, पोटेंशियल यहां पर कैसा हो रहा है? B का पोटेंशियल ज्यादा कम था, उसके विपरीत जा रहे हैं। तो यहां पर वैल्यू हो गई कितनी? पोटेंशियल क्या हो जाएगा? माइनस I और R क्या है? R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल बोलते हैं। यानी जो इलेक्ट्रोलाइट है वो करंट फ्लो होने में कितना अपोज कर रहा है। आप बात पकड़ पा रहे होंगे ना? B से A की तरफ करंट आ रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट कैसा है, यानी अपोजिशन टू द करंट कितना दे रहा है, उसी को R स्मॉल r कहते हैं। तो जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा A to B में जो आप वैल्यू लिखेंगे, ये देखिए VAB जो मैंने आपको बताया था, VA माइनस VB, उस दशा में VA माइनस VB की वैल्यू माइनस IR आ जाएगी। बच्चों यहां पे एक छोटी चीज का आपको ध्यान दिलवाना चाहूंगा कि VA माइनस VB माइनस IR क्यों लिखा है? क्योंकि VA का जो पोटेंशियल है वो VB से कम है। क्यों कम है? देखिए, वरना करंट ही क्यों फ्लो होती। यहां पर देखिए, ये जो B to A करंट है ये इलेक्ट्रोलाइट के अंदर की करंट है। तो B से A, मैं कलर थोड़ा सा लेना चाहूंगा कोई, B से A जो करंट हमारी जा रही है वो करंट इसीलिए तो जा रही है कि VB का पोटेंशियल A के रिस्पेक्ट में ज्यादा है। ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल की तरफ करंट जाती है। तो अगर मैं बोलूं यहां पर VA माइनस VB, तो VA तो B के रिस्पेक्ट में कम पोटेंशियल पे होगा तभी करंट जा रही है। तो IR हुआ ड्रॉप। अब ये छोटा ये बड़ा, छोटे में से बड़ा घटा रहे हो तो माइनस IR इसलिए लिखा गया है। ये ध्यान रखिएगा, वरना आप सोचेंगे ये माइनस IR कैसे आ गया है। तो जब हमने V प्लस लिखा था तो ये P और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था, इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस था। अभी चर्चा इन दोनों के बीच की कर रहे हैं और इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस तो हमने लिखा ही है V माइनस करके। तो इस वजह से यहां पर वैल्यू ये आ गई है
माइनस आई आर। और यहां पर अगर आप देख पाए बेटा तो इसको आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू ई, ये ऊपर से ही प्रूफ किया था, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और ये वैल्यू हो गई आई आर। अब क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, देखिए अब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टर्मिनल्स, ये आप चाहे अंदर से निकालो चाहे बाहर से निकालो, पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ी बदल जाएगा। आप रास्ता कोई अपना रहे हो तो बाहर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, I इंटू आर, आई करंट रेजिस्टेंस आर। तो इसी V को अब आप क्या लिख सकते हो, अगर आप लिखो तो आप लिख सकते हो आई आर, इस V को जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, और यही वैल्यू हो गई E माइनस स्मॉल आई आर। अब इसी कॉम्बिनेशन से, ये कहां से लिखा, ओम्स लॉ के बेसिस पे लिखा। ये आप जानते हैं, फिर भी मैं डिटेल्ड में छोटी छोटी बातें कर रहा हूं जिससे पूरी बात आप पकड़ सकें। आई आर प्लस आई आर इज इक्वल टू ई, आई ले लो कॉमन, तो ई अपॉन आर प्लस आर। ये एक आपका फॉर्मूला बन जाता है व्हेन देयर इज करंट, व्हेन देयर इज करंट इन द सर्किट। सर्किट के अंदर जब करंट होगी, जब करंट जीरो होती है तो V और E बराबर होते हैं, वरना E है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम लोग ऐसे लिखते हैं, थोड़ा ट्विस्टेड E है, E ऐसे बनाते हैं लेकिन इसको लिखते ऐसे हैं EMF के तौर पर। अब इस I को अगर हम देखें और ये सोचने की कोशिश करें कि I मैक्स कब होगा, तो I मैक्स तो तभी होगा जब कैपिटल R की वैल्यू आप जीरो कर दो, क्योंकि EMF और स्मॉल r तो बदलने वाले हैं नहीं। तो I मैक्स हो जाएगा E अपॉन R, यानी व्हेन R इज इक्वल टू जीरो, तो हमारा ये I मैक्स E अपॉन R मिलेगा, क्योंकि E और R तो बदलने वाले नहीं है। वैसे जो मैक्सिमम करंट है उसको काफ़ी कम रखते हैं जिससे हमारा जो सेल है वो डैमेज ना हो। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको और हमें पता होना चाहिए। और आगे कुछ मैंने जो बातें समझाई हैं इसको आप ज़रूर नोट कर लें, और कुछ डेफिनेशन जो आपके एग्जामिनेशन पर्पज से आपको लिखनी होती हैं मैंने लिख दी हैं। कहीं आपको लिखनी है तो लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स किसे कहते हैं। ये डेफिनेशन है, देखिए कि द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सोर्स में बी डिफाइंड एज द वर्क डन by the source in taking a unit positive charge from lower to higher potential। और इसी तरह पोटेंशियल वाली डिफरेंस, EMF of a cell is the maximum potential difference between two electrodes of the cell when there is no current drawn from the cell। साथ में जो नोट लिखा है आपको पता ही है कि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता है। मैं किनारे हूं, आराम से इसको पॉज करके वीडियो आप नोट कर सकते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट बातें भी बेटा यहां पर अगर आप देखना चाहें कि EMF इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, यानी जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है E, वो आपने सेल में एक्सटर्नल R कितना दिया, ये इलेक्ट्रोड देखे थे आपने, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर इलेक्ट्रोड्स पड़े थे। अब इन इलेक्ट्रोड में आपने कितना बड़ा R लगाया है, ये R एक्सटर्नल, इससे इसके EMF ऑफ द सेल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो EMF इज इंडिपेंडेंट, ध्यान रखिएगा, ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट एंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट ऑफ द सेल। ये इलेक्ट्रोलाइट जो इसके अंदर डाला गया है उसके नेचर पर डिपेंड करता है EMF ऑफ द सेल। वाइल पोटेंशियल डिफरेंस, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो डिपेंड्स करता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर बिटवीन टू पॉइंट्स ऑफ द सर्किट एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो EMF डिपेंड नहीं करेगा कि कैपिटल R कितना है, और V तो डिपेंड करता ही है कैपिटल R कितना है। ये बात ध्यान रखिएगा, वैसे डिफरेंस भी बताऊंगा। और EMF को बोलते हैं कि कॉज है, ये कारण है, एंड पोटेंशियल डिफरेंस उसका एक इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है ना, तो कॉज क्या है EMF और इफेक्ट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस। तो मेरे ख्याल से ये बात भी आप समझे होंगे। बात की जाए इंटरनल रेजिस्टेंस की, तो ये भी मैंने लिख दी 2 लाइनें। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रोड्स ऑफ ए सेल टू द पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द सेल। यानी इलेक्ट्रोलाइट जो अपोजिशन टू द करंट देता है वही उसको इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल हो जाता है। अब बात की जाती है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की, यानी जिसे V बोल रहे थे। तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए सेल इज डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस between the two electrodes of a cell in a closed circuit when some current is drawn from the cell
इसे V से डिनोट करते हैं। डिस्चार्जिंग के समय अभी मैं कुछ कंडीशंस और आपको बताऊंगा। जब हमारा डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स चल रहा होता है, जिसकी चर्चा की है, तो आप V इज इक्वल टू E माइनस IR लिखते हैं बेटा। तो दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल का मतलब क्या है? टर्मिनल के बीच में पाया जाने वाला पोटेंशियल डिफरेंस। ये इलेक्ट्रोलाइट भर दीजिए सेल में, और इन A और B के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, इसे ही आप टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलने वाले हैं। तो ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है? जब करंट फ्लो ना हो रही हो तब का पोटेंशियल डिफरेंस, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। खैर, कुछ कंडीशंस का जिक्र कर लेते हैं इसमें कि कब क्या फॉर्मूला चलता है। क्योंकि देखिए, यहां पर मैं फिर से लिख देता हूं एक बार। देखिए, कुछ कंडीशंस होती हैं, कंडीशंस या सिचुएशंस लिख देते हैं। जैसे पहली, जब डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हो रहा है, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, तो उस समय सिचुएशंस क्या होती हैं? मैं यहीं बना दूं डायग्राम इसका। उस समय ईएमएफ जो रहेगा, ये सपोज करिए इसका एक इंटरनल रेजिस्टेंस है, और ये पॉइंट ले लेते हैं B, और यहां ले लेते हैं आपका टर्मिनल A। तो करंट का डायरेक्शन देखिए इस तरीके से होता है। उस समय ये इसको E लिख दीजिए, स्मॉल r लिख दीजिए। और जब डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल होगी तो सेल के अंदर -2 प्लस, और बाहर ऐसे करंट फ्लो हो रही होगी। तो यहां पर जो हमारी इक्वेशन हम फॉलो करते हैं, जो निकलती भी है, आप खुद भी निकाल सकते हैं। A से B जाते हुए पोटेंशियल निकालने की कोशिश करेंगे तो VA माइनस E प्लस IR, और फिर बन जाएगा VB। यानी अल्टीमेटली आपके हाथ में जो वैल्यू आने वाली है वो आएगी VAB इज इक्वल टू E माइनस IR। और इस दशा में हमेशा VAB की जो वैल्यू है वो EMF ऑफ द सेल से छोटी होगी। कब? जब डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल हो रहा हो। उसके बाद की बात करो नंबर 2 सिचुएशन की। अगर डिस्चार्जिंग की जगह, जैसे आप चार्जिंग ऑफ ए बैटरी या सेल कर रहे हो, चार्जिंग ऑफ द सेल, जैसे सुबह मोबाइल चार्ज करते होंगे आप, उस समय क्या होता है? तो उस समय सिचुएशंस में इस तरह से अगर AB में पोटेंशियल्स बना दूं तो जो करंट की डायरेक्शन होती है वो उल्टी होती है। ये EMF जो रहा ये R रहा। इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन B to A है, और इसमें करंट की डायरेक्शन A to B है। देख पा रहे हैं? तभी ये चार्जिंग होता है। तो यहां पर इक्वेशन क्या आ जाती है? यहां पर जो इक्वेशन हमें फॉलो करनी होगी वो बदल जाती है। तो यहां पर हो जाता है VAB इज इक्वल टू E प्लस IR। इसको ध्यान रखिएगा बेटा। और यहां पर क्या हो जाएगा कि VAB बड़ा हो जाता है EMF से। तो कभी ये पूछा जाए कि कभी ऐसा हो सकता है कि टर्मिनल पोटेंशियल EMF से बड़ा हो सकता है? तो आंसर हो सकता है। कब? जब हम चार्जिंग ऑफ द सेल कर रहे हों। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस E से बड़ा हो जाएगा, और छोटा होगा जब डिस्चार्जिंग चल रही हो। और अगर मान लीजिए केस अगला लेते हैं, जब बैटरी ओपन सर्किट हो, यानी बैटरी से कुछ लिया दिया ना जा रहा हो, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जिसे बोलना चाहिए ओपन सर्किट। ओपन सर्किट, जिसको थोड़ा सा ऊपर लेते हैं, तो ओपन सर्किट की बात कर ली जाए तो कैसी सर्किट होगी? भाई इसमें से कोई करंट वरेंट पास नहीं हो रही है। ये B है, ये A है, ये R है, ये E है। इस सिचुएशन के हिसाब से, क्योंकि I है ही नहीं, देयर इज नो I, तो यहां पर VAB की वैल्यू E के बराबर होगी एज I इज इक्वल टू 0। ये देखिए इसकी कंडीशन हो गई। नंबर 4 एक कंडीशन और स्टडी कर लेते हैं। भाई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए भी चीज़ें पूछी जाती हैं। जब हमारी जो सेल है या बैटरी है शॉर्ट सर्किट हो, सेल इज या बैटरी इज शॉर्ट सर्किटेड। अगर शॉर्ट सर्किटेड कर दिया तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A और B टर्मिनल को जोड़ देने का है, और कुछ थोड़ी होता है, बस बहुत सरल। B A, और उठा के देखिए A और B को कनेक्टिंग वायर से जोड़ दो। जैसे ही आपने जोड़ दिया, करंट फ्लो करनी शुरू कर देगी। देखिए इसमें कोई परेशानी तो है नहीं, RE तो वही बने हुए हैं। इसे बोलते हैं शॉर्ट सर्किट कर दिया आपने। जब आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया तो क्या हो गया? क्योंकि A और B के बीच का पोटेंशियल तो हो गया 0, तो वैल्यू हो गई क्या?
जिसे लिखना चाहिए ई माइनस आई आर बिकम 0 और V इज इक्वल टू 0, क्योंकि वी ए बी 0 था ना, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था ना, वी ए बी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, और जब आपने वी ए बी यहाँ पर शून्य कर दिया है तो ये वैल्यू हो गई। क्यों शून्य कर दिया है? क्योंकि दोनों एक ही पोटेंशियल पर आ गए हैं, वी ए बी एक कनेक्टिंग वायर से आपने जोड़ा है, तो ये कंडीशन यहां पर हो जाती है, और इसी वजह से आप इस वाले इक्वेशन से E इज इक्वल टू आई आर आसानी से लिख सकते हैं। तो इन डिफरेंट सिचुएशंस कंडीशंस आपको जो चीज पूछी जाए वो आपको बता दीजिएगा, बहुत आसानी से इसको नोट किया जा सकता है। आप इन सिचुएशंस को नोट कर लें, जिससे कभी भी ऐसी बात हो तो आप इसका डिस्कशन कर सकें। वीडियो पॉज कीजिए और नोट कर लीजिए। देखते हैं अगली मैंने कोई हेडिंग डाली है, शायद मैंने सवाल ले लिया होगा, तो बेहतर होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ के बीच का भी जिक्र थोड़ा कर लिया जाए। क्या बताने का मतलब है कि इधर मैं लिख देता हूं ईएमएफ ऑफ ए सेल, और यहां लिख देता हूं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। इतना ही काफी है, समझ जाएंगे। तो इन दोनों में क्या फर्क होता है, एक सेल में ईएमएफ ऑफ द सेल या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस में क्या फर्क होता है। सबसे पहला बात मैं करूंगा कि जो ईएमएफ होता है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स when I is equal to 0। जब कोई करंट ना फ्लो हो रही हो तो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में हम 0 बोलते हैं, और ये होता है सिंपली आप बोलें तो आराम से कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, जहां पर I की वैल्यू 0 नहीं होगी। तो जिसे नॉर्मली हम V से इसको दिखाते हैं, इसको E से दिखाते हैं, ये भी एक पॉइंट कहने के लिए कहा जा सकता है। अब ये क्या होता है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सर्किट रेजिस्टेंस। ये डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। और इसकी कहानी की बात की जाए तो इट डिपेंड्स करता है, इट डिपेंड्स ऑन सर्किट रेजिस्टेंस। सर्किट का रेजिस्टेंस यानी R जो था वो कितना है, वो उस पर ये डिपेंड करेगा। ईएमएफ ऑफ द सेल डिपेंड नहीं करता। अब एक और अगली पॉइंट की बात की जाए तो नंबर 3 पॉइंट आप क्या लिख सकते हैं कि ईएमएफ इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ईएमएफ इज यूज्ड फॉर द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट के सोर्स के रूप में दिखा रहे हैं, और अगली जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टू टर्मिनल्स के बीच होता है सिंपली। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स। फिर बात की गई थी कॉज एंड इफेक्ट वाली, तो अगर आप इसको लिखना भी चाहें फटाफट तो ये कॉज है, और इसी की वजह से चौथे नंबर का यानी ये इफेक्ट है, पोटेंशियल डिफरेंस। और अगला पॉइंट जनरली लिखते हैं कि इसका ये पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन पोटेंशियल डिफरेंस जब हमारी डिस्चार्जिंग हो रही हो, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। और इसकी कहानी में लिख दीजिए कि ये कब ग्रेटर होगा, जब ये डिस्चार्जिंग हो रही हो। डिस्चार्जिंग नहीं, चार्जिंग, डिस्चार्जिंग तो यहां लिख ही चुके थे। तो ये रहा
चार्जिंग। तो ये कुछ डिफरेंस हो गए जिनको आप नोट कर सकते हैं। मैं आपको एक बार ऊपर से दिखा सकता हूं, कभी एग्जाम में पूछे जाएं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई बात आपसे कही जाए तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लीजिए। इसको ऊपर लेके चलते हैं, ये यहां पर नोट कर लीजिए। किसी भी एग्जामिनेशन में कभी पूछा जाए तो आसानी से इसका जवाब दे पाएंगे आप। चलते हैं कुछ न्यूमेरिकल की तरफ। तो बच्चों करते हैं अगला सवाल। ये बहुत ही सरल है लेकिन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, यहाँ के नीट विट में भी आता रहता है, तो है बहुत सरल सवाल। तो चलिए इसको देखते हैं और समझते हैं। लिखा है ए नेटवर्क ऑफ रजिस्टर्स इज कनेक्टेड टू ए 16 वोल्ट बैटरी। ये 16 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। ये 1 ओम का इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है एज शोन इन द फिगर 3.19। पहला है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क, अभी कर लेते हैं। दूसरा है ऑब्टेन द करंट इन द ईच रजिस्टर, ठीक है। फिर है ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप्स VAB, VBC और VCD के बीच में निकालना है, ठीक है। सबसे पहला काम है इक्विवेलेंट, ए जो है कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूं और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए देखिए पार्ट ए कर रहे हैं। AB के बीच में ये पैरेलल है, तो पैरेलल वाले का AB के बीच रेजिस्टेंस क्या आया, मैं RAB अगर लिख दूं तो आपको मालूम है पैरेलल के लिए क्या है, पैरेलल। और पैरेलल के लिए जो फॉर्मूला लगाते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, आपको मालूम ही है दो के लिए। तो आधी आधी करंट डिवाइड, कहने का मतलब है जो रेजिस्टेंस होगा वो 2 ओम आ जाएगा, इसका आधा, लेकिन फिर भी 4 × 4 अपॉन 4 + 4, तो 16 अपॉन 8 विच इज 2 ओम। तो इनके बीच का रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम। ये 1 ओम है, कोई दिक्कत नहीं है। CD की बीच बात कर लें, वो भी हमारा पैरेलल में है, तो CD फॉर्मूला यही लग जाएगा 12 × 6 अपॉन 12 + 6। तो ये हो गया साहब 12 × 6 लिख देते हैं और ये हो गया 18। तो 6 × 3 = 18, 3 × 4 = 12, 4 ओम यहां पर आ गया जैसा आप देख पा रहे हैं। और टोटल रेजिस्टेंस निकालने की बात आई, टोटल R इक्विवेलेंट, तो यहां से जोड़ना शुरू कीजिए। ये 2 ओम था प्लस ये 1 ओम, उसके बाद ये चले आए 4 ओम, और 4 ओम के बाद अगर इंटरनल रेजिस्टेंस को भी हम जोड़ लेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 8 ओम। अदरवाइज जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, सवाल में क्या पूछा, कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज 7 एंड टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, वो हो जाएगा, इंटरनल भी जोड़ दीजिए R + R, R इक्विवेलेंट प्लस R, यानी साथ में एक और जुड़ जाना चाहिए, 8 ओम आ जाएगा। तो ये R इक्विवेलेंट क्या है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अब इन्होंने जो बात की है वो कंप्यूट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क। तो नेटवर्क की बात करने का मतलब ये आंसर इस नेटवर्क का चाह रहे हैं, और टोटल जो निकलेगा वो 8 निकलेगा, आप ये समझ पाए होंगे। अब अगली बात करते हैं कि ऑब्टेन द करंट इन ईच रजिस्टर। तो टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस 8 ओम है। अब मैं यहां पे फॉर्म B पकड़ता हूं और करंट निकालता हूं, तो करंट की वैल्यू हो जाएगी E/R + R। E कितना है बेटा, 16 वोल्ट। R + R मैंने ये निकाला था, दिस इज R + R, 8 ओम। तो 2 एम्पियर की करंट इस पूरे सर्किट में फ्लो होना चालू हो चुकी है। अब 2 एम्पियर की करंट यहां से चली, ये 2 एम्पियर चली और इसके अंदर डिवाइड होगी, दोनों रेजिस्टेंस सेम है तो इक्वल इक्वल डिवाइड हो जाएगी। भाई रेजिस्टेंस के हिसाब से ही डिवाइड होती है। बाकी इसमें लॉजिक लगाना चाहें तो लॉजिक देखिए इस तरह लगाया जा सकता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल होता है सेम। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो ऊपर वाले रेजिस्टेंस के लिए मान लीजिए I1 लेते हैं करंट इसमें, और नीचे वाले में I2, तो I1 × 4 IR, V = IR, और नीचे वाले का I2 पकड़ लो। अगर ऐसा सोच रहे हो तो इसको लिख दोगे I2 × 4, तो यहां से I1/I2 की वैल्यू कितनी निकली, 1/1 विच इज 1, मतलब I1 और I2 बराबर हैं। तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए, तो यहां पर
1 एम्पियर की करंट ऊपर से चली गई और 1 एम्पियर की करंट इधर से चली गई। अब यहाँ पे करंट तो 2 एम्पियर है, यहाँ आ गया CD में, यही फंडा यहाँ इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पर आपने यहाँ पे 2 एम्पियर की करंट जा रही थी, अब I1 ऊपर वाले में I1 ले लो और 12 ओम इज इक्वल टू I2 इंटू 6 ओम। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि I1 अपॉन I2 की जो वैल्यू है 6/12 यानी 1/2 आ रही है। आप यहां कह सकते हैं कि 2I1 इज इक्वल टू I2, ठीक। और साथ में दोनों को समअप कर दिया जाए अगर I1 प्लस I2 तो वो थी 2 एम्पियर की करंट। अब ये I1 I2 या मैंने I1 I2 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, I3 I4 भी मान सकते हैं आप। अब वैल्यू रख के निकाल लीजिए आप, जैसे कि यहां पर I1 की जगह मैं I1 ही रहने देता हूं और I2 की जगह 2I1 पुट कर दो, तो 2 और यहां वैल्यू हो गई I1 कितनी 2/3 एम्पियर। तो 2/3 एम्पियर I1 हो गई और इसी तरीके से I1 की वैल्यू रख दो यहां पर इसमें, तो I2 कितना हो गया 2 इंटू 2/3 यानी 4/3 एम्पियर। ये देखिए 4/3 एम्पियर, ये सब आंसर्स हैं आपके। तो ये I1 I2 या I3 I4 जो भी नाम रख रहे हैं उसके हिसाब से आपने क्या किया, एक में करंट हो गई 2/3 यानी इसमें करंट हो गई 2/3 एम्पियर और ये नीचे वाली आर्म में हो गई 4/3 एम्पियर। जोड़ दोगे 2 एम्पियर वापस निकल के चला आएगा और इसमें कितनी हुई 2 एम्पियर। तो ये सारी करंट निकाल मारी जो उन्होंने बोली थी, आराम से निकालिए। अब लिखा ऑब्टेन द वोल्टेज ड्रॉप AB, वोल्टेज ड्रॉप AB निकालना, इसके अगेंस्ट में वोल्टेज ड्रॉप। तो टोटल एक का भी ले सकते हो, इक्विवेलेंट भी। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना था इसका 2 ओम, ये देखिए निकाला है। तो V इज इक्वल टू IR, तो ये V क्या रहा, करंट थी 2 एम्पियर, साथ में 2 एम्पियर इक्विवेलेंट आ रहा था यानी पोटेंशियल ड्रॉप हो गया 4 वोल्ट। आप समझ पाए होंगे। इसके बाद इस पे आ जाओ 2 एम्पियर की करंट, तो यहां V इंटू IR, तो V कितना ड्रॉप हुआ 2 इंटू 1 यानी 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये तो बिल्कुल ही साफ दिखाई पड़ रहा है। CD में आ जाओ, अब VCD का जिक्र करोगे तो I कितनी है 2 एम्पियर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहां पर निकाला था 4 ओम आया था, तो 4 इंटू 2 वैल्यू कितनी हो गई 8 वोल्ट। ये पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। अब यहां पे निकालने की अगर सोचेंगे तो यहां भी निकाला जा सकता है, अदरवाइज ये हम लोगों ने VCD निकाल दिया, VBC निकाल दिया, VAB निकाल दिया, ये सारी वैल्यू हमारी निकल आई। और बैटरी के अंदर यहां की बात की जाएगी तो इसको आप फिर V इक्वल टू IR लिख दो चाहे, तो I2 इंटू 1 यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया 2 वोल्ट। तो ये सारे आपके आंसर निकल आए हैं। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और इसको नोट भी कर लीजिए। सवाल हो जाता है, खत्म करेंगे एक न्यूमेरिकल और, जिससे क्लैरिटी बन जाए। कोई भी दिक्कत इस सवाल में नहीं है, इसको पॉज करें वीडियो और नोट डाउन कर लें। उम्मीद है नोट किया होगा, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूं जिससे आसानी से आप क्लैरिटी से नोट कर सकें या स्क्रीनशॉट ले सकें। चलिए करते हैं अगला एक न्यूमेरिकल और। तो बेटा एक और न्यूमेरिकल लेते हैं और आपको समझने में ये मदद करेगा, बहुत ही आसान। देखिए लिखा है कार हैज ए फ्रेश स्टोरेज बैटरी। भाई कार में तो बैटरी लगी होती है, खराब हो जाती है, बदलवानी पड़ती है। ऑफ EMF, उसका EMF कितना है 12 वोल्ट और इंटरनल रेजिस्टेंस उसका कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2 ओम। इफ द स्टार्टर मोटर ड्रॉज ए करंट ऑफ 90 एम्पियर, व्हाट इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ द बैटरी व्हेन स्टार्टर इज ऑन। देखिए पहले केस में आप बैटरी से इलेक्ट्रिक करंट ले रहे हैं, पावर ले रहे हैं, तो बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो फॉर्मूला क्या लगा देते हैं उसके लिए, V इज इक्वल टू E माइनस IR। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। EMF कितना था 12 वोल्ट, I कितना है 90 एम्पियर की करंट है, 90 इंटू R कितना है 5 इंटू 10 की पावर -2। अब सॉल्व कर दीजिए, बस आ गया आंसर। ये 12 रहा और ये 450, 450 और 2 4.5, 12 माइनस 4.5, तो कितनी वैल्यू हो गई 7 4 11, 7.5
वोल्ट। ये पहले वाले का बेटा आंसर आ गया, पार्ट ए या 1 जो भी है उस तरीके से पार्ट 1 का आंसर ये आ गया। कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है, बड़े प्यार से इस सवाल को आप निकाल सकते हैं। नंबर 2 देखते हैं। आफ्टर लॉन्ग यूज, भाई काफी दिनों तक गाड़ी चलाई उसी बैटरी पे, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द स्टोरेज बैटरी इंक्रीज कर जाता है। जो स्मॉल आर है वो पहले था साहब 5 × 10⁻², अब बढ़ गया। वॉट मैक्सिमम करंट कैन बी ड्रॉन एज्यूम द ईएमएफ इज सेम। देखिए आपने जो फॉर्मूला पढ़ा था आई की वैल्यू E/R + R, इस केस में आई मैक्स कब होती थी? व्हेन स्मॉल r इज 0, कैपिटल R इज 0, सॉरी। तो आई मैक्स की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी E/r, आई मैक्स के लिए। यही फॉर्मूला यहां पे लगा देते हैं। तो मुझे लिखना होगा आई मैक्स, ईएमएफ नहीं बदला है तो 12 वोल्ट ही बना हुआ है, लेकिन इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 500 ओम हो गया है। इसको सॉल्व कर लीजिए और ये करीब करीब आ जाएगा 24 मिली एम्पियर लिख देता हूं। ये आपका आंसर हो गया। बाकी सॉल्व करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, उसको एम्पियर को मिली एम्पियर में चेंज कर दिया है बस। अब इसमें करंट बहुत ज़्यादा कम हो गई तो कार स्टार्ट होना बंद हो जाएगी, उसको चाहिए ना एक एम्पियर, बदलनी पड़ जाएगी बैटरी, होता ही ऐसा है। खैर आगे चलते हैं हम लोग नंबर 3 सिचुएशंस में। नंबर 3 पार्ट पर कलर को बदलते हुए, इफ द डिस्चार्ज बैटरी इज चार्ज बाई एन एक्सटर्नल ईएमएफ सोर्स। ये देखिए यहां पर डिस्चार्ज बैटरी को हम लोग क्या कर रहे हैं? चार्ज कर रहे हैं। जब चार्ज करते हैं तो क्या पूछ रहा है? इज द टर्मिनल पोटेंशियल ऑफ वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग ग्रेटर और लेस देन ईएमएफ 12 वोल्ट। आपको ये मालूम था जब हमारा चार्जिंग होती है तो चार्जिंग के केस में जो करंट है वो बदल जाती है। देखिए मैं आपको फिर से याद दिला दूं फटाफट। जब हो रही होती है डिस्चार्जिंग तो हमारी अगर बैटरी इस तरह का मैं दिखा रहा हूं एक सिस्टम, ये टर्मिनल्स हैं बाहर जो निकले हुए होते हैं ए बी। जब डिस्चार्जिंग होती है तो करंट का डायरेक्शन इस तरह होता है, उन्होंने देखा था। लेकिन जब डिस्चार्जिंग होती है तो करंट का डायरेक्शन बदल जाता है। तभी डिस्चार्जिंग से जब चार्जिंग पॉसिबल है ये करंट का डायरेक्शन इस तरह होता है। ये करंट यहां पर आई है और यहां पर ब्लू कलर में दिखा दूं तो आई है। देखिए ये बदल गया। यहां पे फॉर्मूला जो लगाते थे E = V ही ले लेना चाहिए, V = E - IR। इसी में देखिए क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदल गया है तो V = E - I × R रख दीजिए। इधर करंट इधर करंट थी तो ये फॉर्मूला बन जाता है V = E + IR। ये इसके लिए एप्लीकेबल होता है कब? जब ये चार्जिंग हो रही हो। उस दशा में देखिए V की वैल्यू यहां पर साफ तौर पर E से बड़ी हो जाएगी। V है E + IR और यहां पर क्या होता है? E बड़ा होता है V से, या V छोटा होता है, आप समझदार हैं, छोटा होता है E से। E बड़ा होता है और V छोटा होता है। तो इस तरह से ये आप नोट डाउन कर लीजिए जैसे आपको ये मदद कर सके सवाल। ये मैं हट जाता हूं और वीडियो को पॉज करें और नोट डाउन कर लें। आगे देखिए, इसको और आगे लेके चलता हूं और नोट कर सकते हैं आप आसानी से। सवाल यहाँ ख़त्म हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल रहा होगा। वीडियो को सीक्वेंस सीरियल वाइज देखते रहिए, आसान भाषा में फिजिक्स समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।